हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजना अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी और सौतेली बहन गुंजन के साथ रहती है। उसके पिता राजेंद्र की मौत के बाद मीनाक्षी ने सारी जायदाद हड़प ली थी और अब वो और उसकी सगी बेटी गुंजन दोनों बेचारी संजना संग किसी नौकरानी की तरह पेश आ रहे होते हैं। संजना की आवाज बहुत मीठी होती है और उसे गाना गाना बहुत पसंद होता है। ओ मैडम, अपना ये गाने का टेप बंद कर अब, वरना एक लपड़ लगाऊंगी। चल चल जल्दी से सारे घर की साफ सफाई करके चमका दे। मेरी सहेलियां आ रही हैं, किटी पार्टी है आज। ठीक है माँ। 1000 बार कहा है तुझसे कि मुझे अपनी माँ मत कहा कर। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है और कुछ नहीं, समझी तू? तुझे हम पाल रहे हैं, वही अपना सौभाग्य समझ, वरना सड़क के कुत्ते के जैसे हाल हो जाते तेरे। हाँ, आई बड़ी। और हाँ, तुझे मेरा प्रोजेक्ट भी करना है और बाद में मेरे लिए 2 चीनी वाले पराठे और चाय लाना मेरे कमरे में। ठीक है गुंजन। संजना बेचारी दिन भर सिर्फ काम ही करती रहती। एक दिन उसके हाथों से तेल का पैकेट फटकर तेल पूरे फर्श पर गिर जाता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आती है और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। अरे मर गई। कमर की हड्डी चकनाचूर हो गई। ये मेरी तो कमर गई। माफ कर दीजिए माँ, वो मेरा मतलब मालकिन, वो मुझसे गलती से ये तेल का पैकेट वो। तभी मीनाक्षी संजना को बेलन से मारती है। अरे क्यों री कलमुही कही की? अरे तूने तेल को क्या पानी समझ रखा है? पता है तेल का भाव क्या चल रहा है आजकल? सारे तेल का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी कमर भी तोड़ दी। अरे ले और ले, और ले। मत मारिए, मत मारिए, दर्द हो रहा है मुझे। मत मारिए। माँ, इसे और मारो, इसने मेरे प्रोजेक्ट को भी अच्छे से नहीं किया। वो बेवकूफ सुष्मिता क्लास में नंबर 1 आई, जबकि नंबर 1 मुझे आना था। इस तरह मीनाक्षी और गुंजन दोनों संजना पर भरपूर अत्याचार किया करते। वो घर मानो संजना के लिए जेल बन गया था, जहाँ उसे रोज मार पड़ती थी और उसे रोज ढेर सारा काम करना पड़ता था। गुंजन के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन बेचारी संजना तो सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ी थी। अब दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। हेलो संजना, एक बात कहूँ, तुम ना बहुत अच्छी मेहंदी बनाती हो। मेरी शादी में मेहंदी आर्टिस्ट का खर्च बच जाएगा। तुम जो हो मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मुझे तुम जैसी नौकर मिली है, जिसे मैं जो आदेश दूं वो उसका पालन करती है। संजना को उस बात का बहुत बुरा लगता है। एक दिन जब संजना छत पर साफ सफाई कर रही होती है, तभी वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसके हाथ पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण डॉक्टर उसके ये कह देते हैं कि वो अब फिर कभी उस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। ओहो, अब तो तू कभी भी इस हाथ से काम नहीं कर पाएगी। एक हाथ से कौन तीर मार देगी तू, हैं? अब तू हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं तेरी शादी बस अब करा दूंगी। क्या माँ, आप मुझसे पहले संजना की शादी करा रही हो? लेकिन क्यों माँ? चुप कर, तू है चुप कर गुंजन। मैं अब इसकी शादी कराने वाली हूँ और वो तय है। मीनाक्षी एक ज्यादा उम्र वाले आदमी से संजना की शादी करा रही होती है। उस आदमी का नाम विनोद होता है। लड़की तो अच्छी है मीनाक्षी जी, बस रकम कुछ ज्यादा लग रही है। अरे ओ विनोद के बच्चे, खुद को हीरो समझ रखा है क्या तूने? अपनी शक्ल और उम्र देखी है? जितना कह रही हूँ उतनी ही रकम दे और ज्यादा भाव ताव मत कर मेरे साथ। लड़की का एक हाथ भले ही काम से गया है, लेकिन पूरी की पूरी वो तेरी ही है। बुढ़ापे में तुझे ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसों का बंडल। मीनाक्षी विनोद से पैसों का बंडल लेती है और वो बेचारी संजना की जबरदस्ती विनोद संग शादी करा देती है। मालकिन, मालकिन, ये आपने क्या कर दिया? ये किस पिंजरे में भेज रही हो आप मुझे मालकिन? वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ। मुझे नहीं जाना है। ज्यादा रोना धोना तो मत कर और चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर चली जा यहाँ से। हाँ,
विनोद संजना का हाथ कस के पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब घर जाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी संजना लैंप उठाकर उसका सर फोड़ती है। आ तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुझे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। विनोद संजना को बैम्बू से मारने लगता है और संजना बेचारी दर्द से कराहते हुए जोर जोर से रोती है। आह! आह! नहीं! नहीं! तभी अचानक से वहां पर संजना को एक मिर्ची पाउडर का डिब्बा दिखता है। वो उसे खोलकर विनोद के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंककर वहां से भाग जाती है और विनोद की आंखें जलने लगती हैं और वो चीखते तड़पते रह जाता है। आ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। संजना भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो ट्रेन में बैठकर एक नए शहर में पहुंच जाती है। वहां पर वो काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा एक ही हाथ काम करता है, दूसरे से तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब इस एक हाथ के साथ मैं क्या करूं? संजना मंदिर के बाहर बैठकर गाना गाने लगती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर लोग उसे पैसे देने लगते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अरे वाह वाह, क्या मधुर आवाज है तुम्हारी बेटी। बिल्कुल मीराबाई की तरह गा रही हो तुम तो। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा साक्षात धरती पर अवतरित हुई है। धन्यवाद काका, धन्यवाद दीदी। ये लो बेटी, ये पैसे शगुन के तौर पर रख लो। और ये लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे हैं, और ये खाना भी रख लो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का पता ही नहीं चलता कब मंदिर के बाहर गाने वाली संजना एक बड़े सिंगिंग कंपटीशन को जीतकर सीधे फिल्मों में गाने लग जाती है और देश की सबसे बड़ी सिंगर बन जाती है। जब वो एक दिन अपने गांव में एक कॉन्सर्ट करने आती है, तभी गांव में ज्यादा लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा और जाहिर सी बात है मालकिन और गुंजन को भी पता नहीं होगा। मैं उनसे मिलाती हूँ या फिर उन्हें दूर से ही देख लूंगी। संजना मीनाक्षी और गुंजन के घर के बाहर से झांकती है। तभी वो देखती है कि गुंजन का पति उसे बेल्ट से मार रहा है और व्हील चेयर पर बैठी हुई बूढ़ी मीनाक्षी कुछ कर नहीं पा रही है। हे भगवान, ये क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आह! आह! अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। संजना पीछे से आकर उस आदमी को मारती है और उसे रस्सी से बांध कर रखती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उस आदमी को गिरफ्तार करके जाती है। मीनाक्षी और गुंजन को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे संजना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने सौतेली होकर भी मुझे कभी परायों जैसा नहीं समझा। मार खाती थी लेकिन कभी कुछ नहीं बोला, और मैं बहुत बुरी हूँ। माफ कर दो संजना, आज अगर तुम नहीं होती तो वो मेरी जान ही ले लेता। आजा मेरी बच्ची, अपने माँ के पास आजा। माँ। संजना भावुक होकर मीनाक्षी के गले से लगकर रोती है। उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है और सौतेले रिश्ते सगे रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और तीनों शहर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। झमरू नगर कहकर एक गांव में बलजीत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अंबिका और बेटी कुकू के साथ रहता है। बलजीत का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है। वो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाकर बेचता और पैसे कमाता। ओए होए होए होए, बहुत ही स्वादिष्ट आलू पूरी है ये तो। आहा। अरे बचपन में हमारी नानी माँ ऐसे ही बनाती थी। सच में बचपन याद दिला दिया तुमने तो बलजीत भाई। और ये कढ़ी चावल, ये तो एकदम ही लाजवाब है बॉस, इसका तो क्या ही कहना। यार मजा आ गया। धन्यवाद भाई साहब, लीजिए लीजिए, आपका ही ढाबा है।
ऊपर वाले की कृपा से बलजीत का ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसके ढाबे पर ग्राहकों का आना कम होने लगता है, जिस कारण बलजीत बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, पिछले 3 दिनों से बारिश के कारण बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न चाहते हुए भी अपने ढाबे को बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे परिवार का और मेरा पेट चलता है इस ढाबे के बलबूते। कुकू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लोग कब तक बारिश से बचेंगे? भूख लगने पर तो आएंगे ही ना। नया नया मौसम परिवर्तन हुआ है, इस मौसम के साथ ढलने में लोगों को वक्त लगेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और बिना किसी चिंता या दुख के अपने काम को ना पूरी लगन से कीजिए। हाँ ठीक है अंबिका, अगर तुम कह रही हो तो मैं नहीं ध्यान देता इन सारी बातों पर। अरे चलिए, आज मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। कुकू जान की चाची की आना उनके नाती पोतों के साथ खेलने के लिए गई है। अंबिका और बलजीत दोनों साथ में खाना बनाते हैं, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है और उस दिन भी सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। ये सब देखकर अब तो अंबिका भी बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। दिन ब दिन बारिश का कहर बढ़ते ही जाता है और तेज बारिश में तो अंबिका और बलजीत को बहुत नुकसान होने लगता है। अजी, आज का ये बचा हुआ खाना भी हमें गरीबों में ही बांटना होगा। हाँ अंबिका, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब तो ये रोज का ही हो गया है, सारा खाना बस यूं ही बच जाता है। हम कल से कम खाना बनाएंगे। अंबिका और बलजीत उस बचे हुए खाने को गरीबों में बांट देते हैं। एक रात बहुत तेज तूफानी बारिश आती है और बिजली सीधे उनके ढाबे की छत पर कड़क कर गिरती है और उनका पूरा ढाबा जल जाता है। इतने बड़े नुकसान के कारण बलजीत की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अंबिका, अंबिका, हमारा ढाबा, ये क्या हो गया अंबिका? इस भीषण बारिश ने तो हमें बर्बाद कर दिया अंबिका। अब मैं क्या करूंगा? कुकू के पापा, आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। जो हुआ सो हुआ। अब हम उसे समय में पीछे जाकर फिर से ठीक तो नहीं कर सकते ना। ये लीजिए, ये दवाई और हल्दी वाला दूध पीजिए। गरम गरम पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा, वरना पहले ही मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। बलजीत नुकसान के साथ आर्थिक समस्या के बोझ तले भी दबते ही जा रहा था। उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। पापा पापा, मेरे स्कूल की पिकनिक जा रही है, एक म्यूजियम में, वो भी। क्या आप मुझे पैसे दोगे पिकनिक जाने के लिए? बोलो ना पापा। कुकू बिटिया, वो दरअसल मेरे पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं हैं। ढाबे में आग लगने के बाद से बहुत नुकसान हुआ है हमारा। ऊपर से जितने पैसे मेरे पास थे वो भी खत्म होने आए हैं। अब तो ठीक है पापा, कोई बात नहीं। इस बार नहीं तो अगली बार चली जाऊंगी मैं पिकनिक पर। सच में कुकू बिटिया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी समझदार बेटी मिली है। और मैं भी बहुत लकी हूँ पापा कि मुझे आप जैसे पापा मिले। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम बेस्ट ही होगा, देख लेना। हाँ। कुकू के मुंह से ये शब्द सुनकर बलजीत की आंखें नम हो जाती हैं। बारिश गुजरते दिनों के साथ और ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस कारण बलजीत की मुसीबतें और बढ़ने लगती हैं। बलजीत जब काम ढूंढने जाता है तभी बारिश में भीग भीग कर उसकी तबीयत पहले से और ज्यादा खराब होने लगती है। उसके पास एक छाता खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जी, कोई काम मिला या आज भी नहीं मिला? बोलिए ना कुकू के पापा। नहीं अंबिका, आज का दिन भी वैसे ही रहा। काम नहीं मिला, ऊपर से ये बारिश। अब तो लगता है कि किसी से छाता मांगना चाहिए, क्योंकि रोजाना यूं ही होता रहा तो मैं तो हर रोज बीमार होने लगूंगा। अच्छी। बलजीत पूरी मेहनत से काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। एक दिन अंबिका का छोटा भाई गोपाल उनसे मिलने आता है और वो उन्हें कहता है, अरे क्या जीजाजी, आप भी इतनी बारिश में काम ढूंढने से अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी दुकान पर काम करो। मैं आपको महीने के अंत तक आपकी तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों बहना? हाँ हाँ, गोपाल बिल्कुल सही कह रहा कुकू के पापा। अब जब तक कोई अच्छी तनख्वाह वाला काम नहीं मिल जाता, गोपाल के किराने की दुकान पर काम करना ही एकमात्र सही निर्णय होगा। ठीक है गोपाल, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो कर ही लेता हूँ, वरना मैं तो बस बारिश में भीगते ही रह जाऊंगा और ये पूरा महीना यूं ही फटाफट से निकल जाएगा। बलजीत गोपाल के साथ काम करने लगता है।
वो दिन भर बिना 1 मिनट के लिए भी आराम किए वहां पर निरंतर काम करते रहता और जब महीना खत्म होने की बारी आती है तभी गोपाल अपनी बातों से मुकर जाता है। अरे कौन सी तनख्वाह जीजा जी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ। गोपाल, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने तो अंबिका के सामने कहा था कि तुम मुझे महीने के अंत में जितनी तनख्वाह देनी है दोगे। मैंने पूरे महीने बहुत कमर तोड़ मेहनत की है। मैं तो बस मेरी मेहनत के ही पैसे मांग रहा हूं। अरे काय की मेहनत, आपको काम की जरूरत थी मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको यहां काम करने नहीं बल्कि मदद करने के लिए बुलाया करता था। अब मदद करने के भी कोई पैसे लेता है क्या? क्या आप भी जीजा जी, चलिए अब जाइए यहां से। गोपाल, ये तुमने बहुत गलत किया है। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, देख लेना तुम। अरे जाओ जाओ, आए बड़े। बलजीत बहुत दुखी हो चुका था। अंबिका को जब पता चलता है कि उसके भाई गोपाल ने बलजीत को धोखा दिया है तभी वो भी गुस्सा हो जाती है और बलजीत से माफी मांगती है। बलजीत अब एक अमीर आदमी के पास ड्राइवर की नौकरी पर लगता है और वो उसी के सहारे अब अपने बीवी और बेटी का पेट भरने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो काम से गुजर कर लौट रहा होता है तभी वो एक छोटे लड़के को बीच रास्ते में मदद की गुहार लगाते हुए देखता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि गांव के सरपंच इंदर सिंह का बेटा होता है। लड़के का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसके एक पैर में बहुत चोट आई होती है। बलजीत उसे अपने घर ले जाता है और वैद्य जी को बुलाकर उसका उपचार कराता है। एक सरपंच का बेटा होने के बावजूद भी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई बलजीत काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंदर सिंह को ये सब पता चलता है तब वो बलजीत को धन्यवाद कहते हुए उसे 2 लाख रुपए भी देता है। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं सरपंच साहब? मुझे इन पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे रख लो बलजीत, तुमने मेरे बेटे को बचाया है। मेरा बेटा मेरी जान से बढ़कर है मेरे लिए। हाँ, बलजीत को ना चाहते हुए भी वो पैसे रखने पड़ते हैं और वो उन पैसों से अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलता है और बारिश होने के बाद भी उसका ढाबा अब अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही महीनों में उसका ढाबा गांव का नंबर 1 ढाबा बन जाता है। कान्हा एक गरीब नौजवान होता है जिसके पिता इस दुनिया में नहीं होते। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ सुलेखा व्हील चेयर पर ही रहती हैं क्योंकि वो पैरों से अपाहिज होती हैं। कान्हा एक ढाबे पर काम करता है जिसके मालिक का नाम बल्लू सिंह होता है। कान्हा के हाथ का स्वादिष्ट खाना सभी चटकारे लेते हुए खाते हैं और उसकी भर भर के तारीफें भी करते हैं। वाह कान्हा, ये रोटी सब्जी तो बढ़िया से भी बढ़कर है, एकदम लाजवाब। हाँ बल्लू सिंह, तुम्हारे ढाबे की आन बान और शान सिर्फ कान्हा है, क्योंकि पूरे गांव में इतनी स्वादिष्ट सब्जियां और रोटियां कहीं नहीं मिलती। कान्हा के सिर पर सच में कान्हा जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद भैया। चलो चलो, ग्राहकों से बातें कम और काम पर ध्यान ज्यादा, समझे ना? हाँ जी जी मालिक। बल्लू सिंह बहुत घमंडी होता है। वो कान्हा संग ठीक से पेश नहीं आता। जहाँ ग्राहक कान्हा के हाथ के लजीज खाने की तारीफें करते रहते हैं वहीं बल्लू सिंह कान्हा को दिन रात ताने कसते रहता है और छोटी सी छोटी बात पर डांटता फटकारता रहता है। कान्हा अपनी माँ सुलेखा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो ढाबे से घर आकर चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। ये लो माँ, आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है मैंने, मेथी आलू की सब्जी। ये लो, गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाओ। कान्हा, बेटा तू कितना अच्छा है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुझ जैसा बेटा मिला है। माँ, मुझ में जो भी अच्छाई है वो सब आपकी अच्छी परवरिश का प्रतिबिंब है। एक दिन बल्लू सिंह को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जिसमें एक शादी में खाना भिजवाना होता है, वो भी 300 से 400 लोगों का। कान्हा सुबह से लेकर रात तक खाना बनाता है लेकिन डिलीवरी करने के पहले ही उससे पैक्ड किया हुआ सारा खाना गलती से गिर जाता है, जिस कारण बल्लू सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये तूने क्या कर दिया कान्हा? इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अरे अब मैं क्या करूंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया ये खाना मुझसे। अरे भूल चाहे गलती से हो या जाने अनजाने से, उसके कारण हुए नुकसान की भरपाई कौन करके देगा? बता मुझे। बस बहुत हुआ तेरा नाटक, चल निकल जा यहां से। अब मैं तुझ पर और भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कहां जाऊंगा? मुझे कहीं कोई काम भी नहीं मिलेगा।
मैं ठहरा एक गरीब और मुझे तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है। मुझ पर रहम कीजिए मालिक। तो जैसे नुकसान करने वाले लोगों के लिए मेरे ढाबे में कोई जगह नहीं है, इसलिए पतली गली पकड़ और चला जाए यहाँ से। बल्लू सिंह कान्हा को काम से निकाल देता है। बेचारा कान्हा अब काफी चिंताग्रस्त हो जाता है। वो कई जगह जाकर काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब मैं क्या करूंगा? कैसे संभालूंगा मैं माँ को? कैसे पूरे कर पाऊंगा माँ के सारे खर्चे? मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। कान्हा एक दिन अपने घर के पास एक पेड़ पर एक विज्ञापन देखता है जिसमें डिलीवरी बॉय के लिए जॉब वैकेंसी होती है। वो उधर जाता है और उसे रोज सुबह दूध और अखबार की डिलीवरी का काम मिल जाता है। रोज सुबह साइकिल लेकर वो लोगों के घरों में दूध और अखबार डिलीवर करने लगता है। दूध और अखबार पहुंचा दिया है, दूध और अखबार पहुंचा दिया है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। कान्हा को डिलीवरी के काम से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अब भी वो दिन भर खाली ही होता है। इसीलिए मन और तन की शांति के लिए अब वो हर शाम गांव की नदी के पास जाकर बैठने लगता है, जहां पर गांव के अमीर व्यापारी पुरुषोत्तम जिंदल की बेटी सुहानी भी अपनी सहेली के साथ आकर बैठा करती है और दोनों रोज यूं ही मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे बस एक बात की चिंता है और वो है तुम्हारे पापा यानी पुरुषोत्तम जिंदल जी। मुझे भी यही चिंता है, क्योंकि पापा ने मेरा रिश्ता उनके बिजनेस फ्रेंड आलोकनाथ के बेटे रॉकी से कराया है और मुझे रॉकी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ कान्हा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। सुहानी और कान्हा दोनों जब पुरुषोत्तम से अपने रिश्ते की बात करने जाते हैं, तभी वहां पर रॉकी भी होता है। देखो सुहासिनी बेटी, मैंने हमेशा से ये चाहा है कि तुम आलोकनाथ के बेटे रॉकी से शादी करो, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इस गरीब डिलीवरी बॉय से प्यार है। और नहीं तो क्या, तुम कहां और ये कहां? इतने गरीब और लो क्लास लड़के से कैसे प्यार हो सकता है तुम्हें सुहानी? सुहानी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। नहीं रॉकी, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हें 1% भी पसंद नहीं करती। पापा प्लीज कान्हा को एक मौका देकर देखिए, वो अपना प्यार साबित कर देगा। पापा, मेरी खुशी की खातिर प्लीज पापा। ठीक है बेटी, अगर बात तुम्हारी खुशियों की है तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे रॉकी और कान्हा के प्यार का इम्तिहान लेना होगा। तुम दोनों 30 दिनों तक एक छोटे से छोटा बिजनेस चलाकर दिखाओ मुझे, और 30 दिनों के बाद मैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो बनेगा मेरी बेटी का दूल्हा। मैं रोज तुम दोनों के साथ तुम्हें देखने के लिए मौजूद रहूंगा। ठीक है पुरुषोत्तम अंकल। ठीक है अंकल जी। रॉकी और कान्हा दोनों अब आमने सामने ठेले लगा लेते हैं। एक तरफ रॉकी सैंडविच और पिज्जा बेच रहा होता है, तो दूसरी तरफ कान्हा रोटी सब्जी बेच रहा होता है। सैंडविच ले लो सैंडविच, पिज्जा ले लो पिज्जा, टेस्टी टेस्टी और दाम में एकदम किफायती। आइए आइए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी खाइए। ऐसा स्वाद आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। धीरे धीरे कान्हा के ठेले पर ज्यादा ग्राहकों की भीड़ जमने लगती है, जबकि रॉकी के ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते हैं। ये देखकर रॉकी परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या? इस कान्हा के ठेले पर तो इतने सारे ग्राहक जा रहे हैं और मेरे ठेले पर सिर्फ इक्का दुक्का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नैया तो बहुत जल्द ही डूब जाएगी और सुहानी कान्हा की हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दिन बीतते जाते हैं और गुजरते दिनों के साथ कान्हा का रोटी सब्जी ठेला बहुत तेजी से चलता है, लेकिन रॉकी के ठेले पर कौवा तक नहीं आता। 30 दिन पूरे होने वाले होते हैं और तभी रॉकी कान्हा के ठेले के पास चुपके से जाता है और वो उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है। तभी उसे पुरुषोत्तम रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कह रहे थे रॉकी? तुम कान्हा के ठेले के ड्रॉर में से उसके पैसे चुरा रहे थे ताकि उसके पास तुम्हारे से भी कम पैसे हो? छी, लानत है तुम पर। वो अंकल, एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना है या समझाने की जरूरत नहीं रॉकी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई अब हम सबके सामने आ गई है। अगर तुम सच्ची में मेरी बेटी से प्यार करते तो तुम भी जी जान से खून पसीना एक करके पैसा कमाते, लेकिन नहीं, तुमने सुहासिनी के लिए मेहनत छोड़कर आसान रास्ता अपनाना चाहा। कान्हा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चे अमीर तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अमीर है। तुम ही मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो और इस इम्तिहान के जरिए यह भी साबित हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कान्हा तुम्हें हमेशा हर हाल में खुशी रखेगा सुहानी। हाँ पापा,
मैं ये बात जानती हूँ और कान्हा के इसी बर्ताव के कारण मैं उससे प्यार करती हूँ। पुरुषोत्तम बहुत खुश हो जाता है। कान्हा और सुहानी की खुशी भी सातवें आसमान पर होती है और इस तरह कान्हा रोटी सब्जी बेचकर अपना प्यार साबित करता है और पुरुषोत्तम सुहानी और कान्हा की शादी कराता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। उर्मिला अपने छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहती है। उसका पति मनोज शराबी होता है और वो बार बार शराब पीकर आता और उर्मिला को मार पीट कर उससे पैसे लेकर जाता। उर्मिला बेचारी घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाकर पैसे कमाया करती और अपना और अपने छोटे बेटे का पेट पालती। चल मुझे पैसे दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कल ही तेरी पगार आई हुई होगी। चले जाओ यहाँ से। क्यों बार बार आ जाते हो मुझे तकलीफ देने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खुद तो शराब पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर रहे हो, साथ ही दूसरों को भी चैन से जीने नहीं दे रहे हो। अरे ज्यादा जुबान मत चला, समझी ना तू, वरना मैं तुझे। तभी मनोज गुस्से में उर्मिला को एक फूलदान से मारता है और उसे सर पर चोट आती है। आह, मेरा सर! मनोज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे क्यों चैन से जीने नहीं देते हो हम दोनों माँ बेटे को? मुझे पैसे दे और जाने दे मुझे। रुक, तू मुझे पैसे नहीं देगी, मुझे पता है, मुझे ही लेने होंगे। मनोज गुस्से में सारा सामान यहाँ से वहाँ फेंकने लगता है और उर्मिला की अलमारी में रखे हुए पैसे और गहने लेकर चला जाता है। उर्मिला चीखती चिल्लाती है लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। रुको, मेरे पैसे! रुको, मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो। रुको, मेरे गहने और पैसे, मेरी मेहनत की कमाई। माँ, माँ मत रो माँ, माँ मैं हूं ना माँ, बस माँ, अब मत रो माँ। बेचारी उर्मिला मनोज के दबाव में दबती रहती। अब मनोज ने उर्मिला की सारी जमा पूंजी ले ली थी। एक दिन जब वो काम पर जाती है तभी उस घर पर ताला होता है। तभी उर्मिला पड़ोसी को पूछती है, काका, वो मैडम कहाँ चली गई अचानक से? उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। कहीं किसी मंदिर या किसी जरूरी काम से गई है क्या? अरे बिटिया, तुम्हें पता नहीं है क्या? सुमित्रा और उसका पूरा परिवार अब हमेशा हमेशा के लिए मनाली चला गया है। वो देवेंद्र का तबादला हुआ है ना, इसलिए अब वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसे कैसे काका? मेरे पूरे 3 महीने की तनख्वाह बाकी है, उन्होंने दी ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान! काका, काका, आपके पास फोन है, फोन नंबर है उनका? क्या आप मुझे फोन लगाकर दे सकते हैं उनको? हाँ हाँ बिटिया, मेरे पास फोन नंबर है, लेकिन वो नंबर अब बंद हो गया होगा। वो सुमित्रा कह रही थी कि वो नंबर भी चेंज करने वाली है। क्या? अरे नहीं! उर्मिला के 3 महीनों की मेहनत की कमाई अब उसे कभी मिलने नहीं वाली थी। वो अपने पास जितने थोड़े बहुत पैसे होते हैं उनसे अपना खर्च निकाल लेती है, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वो किराया समय पर नहीं दे पाती तभी उसे घर मालिक घर से निकाल देता है और वो अब रास्ते पर आ जाती है। उसे कहीं से खबर मिलती है कि मनोज का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है और उसने उर्मिला के सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा दिए हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? कोई जरिया, कोई सहारा भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। मुन्ना बेटा, अब हम दोनों एकदम लाचार हो चुके हैं। चिंता मत करो माँ, आप ही तो कहती हो ना कि भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर देखना, भगवान जी सच में सब कुछ ठीक कर ही देंगे। बस हमें हिम्मत और हौसला रखना होगा माँ। हाँ मुन्ना, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन भगवान जरूर है और मैं जानती हूँ कि अगर उन्होंने चोंच दी है तो चारा भी वही देंगे। उर्मिला और मुन्ना दोनों उस रात तो फुटपाथ पर ही सो जाते हैं, लेकिन रात के 1 बजे अचानक से तेज और धुआंधार बारिश आ जाती है और वो दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं, जिस कारण मुन्ना को अगले दिन तेज बुखार भी आ जाता है। उर्मिला उसे सरकारी अस्पताल में ले जाती है और इंजेक्शन लेने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। मुन्ना बेटा, अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना मुन्ना? नहीं माँ, ठीक तभी लगेगा जब मैं कुछ खाऊंगा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। लेकिन बेटा, अभी मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। चलो देखते हैं, मंदिर में हमें थोड़ा प्रसाद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उर्मिला और मुन्ना दोनों मंदिर जाते हैं और वहां प्रसाद मांगते हैं।
तभी मंदिर का रखवाला उन्हें देखकर घिन करता है। अरे जाओ जाओ, दूर हो जाओ मंदिर के द्वार से। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा हुलिया देखो, पता नहीं किस गटर की नाली से आए हो। हाँ, तुम जैसे गंदे और अपवित्र लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हें कोई प्रसाद वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। चल जाओ यहाँ से, चलो। लेकिन भाई साहब, ऐसा मत कीजिए भाई साहब। वो मंदिर का रखवाला उन्हें वहाँ से भगा देता है और वो दोनों बेचारे भूखे ही रह जाते हैं। अगले दिन उर्मिला गांव में काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण वो बहुत चिंतित और दुखी हो जाती है। हे भगवान, आप क्यों हमारी इतनी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? क्यों सारे दुख सिर्फ हमारी ही किस्मत में लिखे हैं? उर्मिला और मुन्ना दोनों दर दर भटकने लगते हैं और उन्हें एक जगह एक कचरे वाला कचरा बीन कर कबाड़ी वाले को कचरा देते हुए दिखाई देता है। उस आदमी ने कचरा उस कबाड़ी वाले को देकर उससे पैसे लिए। इसका मतलब कचरा बीन कर भी मैं पैसे कमा सकती हूँ। अब मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कोई अच्छी नौकरी तो मिलने से रही, इसीलिए मैं भी कचरा बीनूंगी। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, मैं ये काम करूंगी। उस दिन से उर्मिला और मुन्ना दोनों कचरा बीनने लगते हैं और उसे कबाड़ी वाले को देकर पैसे कमाते हैं। और उन पैसों को जोड़ जोड़ कर उर्मिला एक किराए के मकान में रहने लगती है और मुन्ना को भी स्कूल भेज देती है। उर्मिला जब एक दिन कचरा बीन ही रही होती है, तभी वो देखती है कि गांव का एक ढाबा जल रहा है, उसमें आग लगी है। हे भगवान, ये क्या? इस ढाबे में तो आग लगी है। तभी उर्मिला को पास में एक नदी दिखाई देती है और वो बाल्टियों में नदी का पानी भर भर कर उस ढाबे की आग को बुझाती है और उसके अंदर के लोगों को भी बचा लेती है। जिसके बाद वो ढाबा वाला उर्मिला से कहता है, मेरा नाम हेमंत है, मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। तुमने आज मेरे ढाबे को बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज मैं और मेरा ढाबा दोनों बर्बाद हो जाते। नहीं काका, मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। मैं आशा करती हूँ कि आप और बाकी लोग एकदम ठीक हो। हाँ बिटिया, तुमने सही समय पर आकर हमें बचा लिया, इसलिए हम सबकी जान सही सलामत है। चलो अच्छा है, चलिए फिर काका, मैं चलती हूँ। एक मिनट बिटिया, मैं तुम्हें भेंट के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। हेमंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उर्मिला को देता है। ये लो, ये पैसे ले लो। लेकिन काका, बिटिया मैं जानता हूँ कि तुम कचरा बीनती हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे थोड़ा बहुत पता है, इसलिए मैं अपने ऊपर मन से एक पिता के रूप में तुम्हें ये पैसे दे रहा हूं। रख लो बिटिया, तुम इससे अपना कोई काम शुरू कर लेना। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे साथ आगे जो भी हो अच्छा ही हो। धन्यवाद काका, मैं सदैव आपकी एहसानमंद रहूंगी। उर्मिला उन पैसों को स्वीकारती है और वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर चौक में पकौड़े बेचने लगती है। तरह तरह के पकौड़े बेचकर वो बहुत पैसे कमाने लगती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े हैं यहाँ तो। वाह, मजा ही आ गया। मन तो कर रहा है कि इन पकौड़ों के साथ साथ ये प्लेट भी खा जाऊंगा। अरे सच में एकदम फर्स्ट क्लास पकौड़े हैं, और सबसे बढ़िया तो ये आलू के पकौड़े हैं। वाह, धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए चटनी। इस तरह उर्मिला अपने जीवन की नई शुरुआत करके सफल हो जाती है और अपने बेटे मुन्ना के साथ एक खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।